ओके, ये हम लोगों ने यहीं पे खत्म किया था क्लेटन्स रूल। क्लेटन्स रूल मैंने बताया था कि एप्रोप्रिएशन का तरीका है, यानी अगर आपने अकाउंट एक या एक से अधिक लोन ले रखा है किसी बैंक से और आपका बैंक में एक से ज्यादा अकाउंट है, तो बैंक पहले किससे अपना अमाउंट डिडक्ट करेगी या डेबिट करेगी, ठीक है ना। तो नॉर्मली क्लेटन्स रूल के हिसाब से जो अकाउंट सबसे पहले क्रेडिटेड हुआ था या हुआ है, उस अकाउंट से सबसे पहले डेबिट करेगी अकाउंट। लेकिन कई बार इससे इस क्लेटन्स रूल के कारण बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बैंकर्स को, तो वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो क्या करते हैं कि नॉर्मली जो भी ओल्डर अकाउंट होता है उसको क्लोज करके एक नया अकाउंट लोन एप्रोप्रिएशन के लिए बना देते हैं। जैसे कि आप कभी, आपको पता चल, कभी अगर आप किसी बैंक से कुछ लोन लेंगे, एग्रीकल्चर लोन या गोल्ड लोन, या उसके सिक्योरिटी अमाउंट वहां पे कुछ सिक्योरिटी के लिए रख करके, तो वो आपको एक अलग अकाउंट देगी जिसमें आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, आपके एग्जिस्टिंग अकाउंट में नहीं। आपको एक अलग अकाउंट देगी जिसमें आपको पैसे उस इंस्टॉलमेंट का जमा करना, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपके एग्जिस्टिंग अकाउंट से वो एप्रोप्रिएट कर लेगी या इंस्टॉलमेंट का डिडक्शंस कर लेती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टर्मिनेशन कैसे होता है, यानी बैंक और कस्टमर के रिलेशनशिप कैसे टर्मिनेट होते हैं या खत्म हो सकते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप स्टार्ट होता है अकाउंट ओपनिंग से, और अगर कस्टमर ने क्लोज करा लिया तो रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। लेकिन ये रिलेशनशिप, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे टर्मिनेट किया जा सकता है। जैसे कि अगर नोटिस, बैंक ने नोटिस दिया कस्टमर को, तो बैंक क्यों अपने कस्टमर का अकाउंट बंद करने लगी, बैंक को तो फायदा है ना अपने कस्टमर से। तो सर्टेन केसेस में बैंक ही नोटिस देती है कस्टमर को कि हम आपका अकाउंट क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। कब, जब वो ये सारे कंडीशंस होते हैं तब। जैसे कि अगर अकाउंट में बैलेंस नहीं है, इफ देयर इज नॉट सफिशिएंट बैलेंस इन द अकाउंट, स्टिल कस्टमर इज signing and issuing checks from that account to so many जो भी उनको रहता है, जिसको भी पे करना है उसको, तो फिर क्या होता है कि अगर इस तरीके से आप लगातार इनसफिशिएंट फंड या बैलेंस होने के बावजूद भी अगर आप चेक इशू किए जा रहे हैं, तो वो इससे भी परेशान होकर के एक दो बार आपको पेनलाइज करेगी, पेनल्टी लगाएगी, लेकिन उसके बाद फिर परेशान होकर के वो आपका अकाउंट क्लोज करने का आपको नोटिस भेजेगी। नोटिस पे लिखा रहेगा कि इस वजह से ये आपका अकाउंट हम क्लोज करते हैं, ठीक है ना। सेकेंड है द कस्टमर कॉन्स्टेंटली फेल्स टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस, यानी जो भी AQB है बैंक का, जो भी एवरेज क्वार्टरली बैलेंस उनको मेंटेन करना है एज पर द बैंक्स टर्म्स एंड कंडीशंस, वो अगर आप लगातार नहीं कर रहे हैं तो भी वो आपको नोटिस दे करके उसको क्लोज करा सकते हैं, क्योंकि वो उनके लिए वैसे अकाउंट NPA हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, कोई प्रॉफिट नहीं होता उनसे उसको। उसके बाद इफ द कस्टमर इंडल्जेज इन फ्रॉड और अलाउज अदर्स टू कमिट फ्रॉड, यानी कि अगर कस्टमर बैंक के साथ कोई फ्रॉड करता है या फिर किसी के हेल्प से, किसी एम्प्लॉय के हेल्प से फ्रॉड करने की कोशिश करता है, तो ऐसे केस में भी वो नोटिस भेज करके आपके अकाउंट को क्लोज कर सकती है। इफ द कस्टमर फेल्स टू रिटर्न द लोन, लोन वापस नहीं करता है, मैंने कहा था ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं, ना तो उनका किसी दूसरे बैंक में अकाउंट खुल सकता है और ना ही वो किसी दूसरे बैंक से लोन ले पाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट इज इफ द अकाउंट इज इनऑपरेटिव, यानी कि बहुत लंबा है और बहुत लंबे समय से डोरमेंट अकाउंट है, इनएक्टिव अकाउंट है, ठीक है ना। तो वैसे कंडीशंस में बैंक आपके अकाउंट को क्लोज कर सकती है। लेकिन अगर ये सारे कंडीशंस होने के बावजूद भी बैंक ने आपको नोटिस नहीं दिया और क्लोज कर दिया, देन बैंक विल बी लायबल, ठीक है ना। ये रॉन्गफुल क्लोजर होगा और बैंक बिकम्स लायबल फॉर रॉन्गफुल डिसऑनर। समझ में आया? Yes, ma'am. इतना सब कुछ कंडीशंस होते हुए बैंक शुड फर्स्ट गिव यू नोटिस एंड देन क्लोज द अकाउंट। सेकंड है, अब इसी तरह कस्टमर भी नोटिस दे करके अपने अकाउंट को क्लोज करने का रिक्वेस्ट दे सकता है बैंक को, ठीक है। सबसे पहले कस्टमर कब देगा? इफ कस्टमर इज नॉट हैप्पी विद द सर्विसेज ऑफ द बैंक, अगर बैंक की सर्विसेज से कस्टमर खुश नहीं है तो वो नोटिस देगा। अगर किसी दूसरे बैंक में अच्छा सर्विसेज मिल रहा है तो वो वहां पे बैंक अकाउंट ओपन करा लेगा, यहाँ पे क्लोज कराने की कोशिश करेगा। बैंक पर से ट्रस्ट खत्म हो गया है, आजकल बहुत शेकी हालत है, सारे बैंक्स कभी कोई मर्ज हो रहा है, कभी कोई बंद हो रहा है, तो ऐसे कंडीशंस को देखते हुए अगर किसी छोटे मोटे बैंक से ट्रस्ट खत्म हो रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, तो भी हम अपना पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करके बैंक अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। लेकिन सब चीजों के लिए नोटिस देना पड़ेगा बैंक को।
अगेन अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है, किसी नए जगह पे आप जाना चाहते हैं और आप बैंक इस अकाउंट को क्लोज करके आप ट्रांसफर भी करा सकते हैं, और अगर आपको क्लोज ही कराना है तो आप इस अकाउंट को क्लोज करके दूसरा अकाउंट दूसरे शहर में ओपन करवा सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों के लिए कस्टमर को भी पहले बैंक को नोटिस देना पड़ेगा, फिर वो अपना बैंक अकाउंट क्लोज करा पाएगा, राइट। और इसके अलावा ये तो बैंक नोटिस देके एंड कस्टमर के नोटिस से हुआ। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, देयर आर सर्टेन इवेंट जो होता है तो अपने आप भी बैंक अकाउंट क्लोज हो जाता है। द बैंक में क्लोज डाउन द कस्टमर्स अकाउंट इफ these things happen like on death and on death or resolution। अगर अकाउंट होल्डर जो है वो एक्सपायर कर जाता है, खत्म हो जाता है, तो जो उसका अकाउंट है वो सस्पेंडेड हो जाता है, ठीक है ना। या फिर बैंक तब तक नहीं आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शंस करेगा जब तक कि नॉमिनी द्वारा कोई इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस या कोर्ट द्वारा कोई डायरेक्शन नहीं मिलता, अगर इन केस नॉमिनी इज नॉट देयर, राइट। ठीक है, दूसरा असाइनमेंट ऑफ अकाउंट। असाइनमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है मैं बताती हूँ। जैसे हमने किसी कहीं से किसी कंपनी ने, नॉर्मली ये क्रेडिट अकाउंट के लिए होता है, किसी कंपनी ने लोन लिया, ठीक है ना, और उसने क्या किया कि उस लोन के अगेंस्ट में एक अपना जो अकाउंट है बैंक अकाउंट का उसको रिसीवेबल बना दिया उस कंपनी में। एक जैसे प्लेज करते ना उस तरीके का ये हुआ कि आप हमारे अकाउंट का असाइनमेंट ले लीजिए, और अगर हम आपको रीपे नहीं कर पाएंगे लोन तो आप क्या करिएगा, जो भी आपका अमाउंट पेबल होगा वो आप उस अकाउंट से रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन अगर कंपनी को लोन रिटर्न नहीं मिलता है, ठीक है ना, इफ इट अकाउंट्स रिसीवेबल टू ए फाइनेंसिंग कंपनी इन रिटर्न फॉर ए लोन, लोन के बदले में हम ये असाइनमेंट ऑफ अकाउंट करते हैं। बोरोवर अगर फेल हो जाता है पे बैक करने में तो फिर जो लेंडर होता है उसका राइट होता है कि वो असाइंड अकाउंट से कलेक्ट कर लेगा पैसे को, ठीक है, जो अकाउंट उसको रख दिया गया है कि अगर मैं पे बैक नहीं कर पाता हूँ तो यू कैन collect your money or whatever amount receivable from this account, उसी को हम असाइनमेंट ऑफ अकाउंट बोलते हैं। वो भी अगर असाइनमेंट ऑफ अकाउंट हो जाता है, वो अपने पैसे कलेक्ट कर लेता है, तो फिर उस अकाउंट को आप क्लोज कर सकते हैं। गार्निशी ऑर्डर कल हमने बताया था, गार्निशी ऑर्डर किसी तरीके का, किसी का लेन देन है, किसी को देना है, प्रॉमिस है, या फिर दो लोगों के बीच में लेन देन है लेकिन वो नहीं दे रहा है, और ऐसे में अगर जो एग्रीव्ड पार्टी है वो कोर्ट पहुंचता है और बोलता है कि हमारा अमाउंट ये नहीं दे रहा है, इसके अकाउंट में पैसे हैं, ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं लेकिन मुझे मेरे पैसे नहीं मिल रहे। उस कंडीशन में कोर्ट ऑर्डर देगी बैंक को और बोलेगी कि आप स्टॉप पेमेंट करके रखिए, रोक करके रखिए, आगे पेमेंट मत करिए। ऐसे में कभी कभी क्या होता है, कल मैंने बताया था गार्निशी ऑर्डर, फिर से एक बार बता देती हूँ कि नॉर्मली अगर हाई अमाउंट है तो उस अकाउंट से कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर गार्निशी ऑर्डर का छोटा अमाउंट है, ठीक है ना, स्मॉल अमाउंट है और अकाउंट में उससे बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो उतने अमाउंट को जितना कि गार्निशी ऑर्डर का है, ठीक है ना, उतने अमाउंट को फ्रीज करके या रिजर्व रख करके बाकी के अमाउंट का ट्रांजेक्शन करना बैंक अलाउ कर सकती है, लेकिन उतना वो रिजर्व में रखेगी, होल्ड करके रखेगी, ताकि वो जो अग्रीव्ड पार्टी है उसको पेमेंट कर सके कोर्ट के ऑर्डर के बाद, ठीक है। Yes, ma'am. अब है चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कस्टमर। चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कस्टमर का मतलब होता है, और जैसे कि हम लोग पार्टनरशिप हम लोगों ने पढ़ा है, तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि सपोज करो चार पार्टनर्स मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी जो एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसमें तो अकाउंट चल रहा है, लेकिन एक पार्टनर रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है या फिर कोई नया पार्टनर उनको ज्वाइन करता है, तो जाने के केस में भी और कोई नया पार्टनर आने के केस में भी जो भी होता है उसको रीफ्रेम किया जाता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है, ठीक है ना। और ऐसे केस में बैंक उनके ओल्डर अकाउंट को क्लोज करके एक फ्रेश अकाउंट इशू कर देगी। समझ में आया, खत्म हो गया बैंकिंग एंड कस्टमर्स, ठीक है। पढ़ के देखना, अगर कुछ प्रॉब्लम लगे तो पूछ सकते हो, अभी भी पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन शुरू करेंगे। मैं आपको दिखा दूंगी कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, फिर जैसा आप चाहेंगे बताइए, शुरू करें। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, एक सेकंड, ठीक है। एक मिनट,
हाँ अभी मैं शेयर करती हूँ। ये देखो टॉपिक्स है, ये तीनों तो हमने कवर कर लिया है। अब ये सारे बचे अप्रोचेस ऑफ हायर इंडस्ट्रियल रिलेशन के अप्रोचेस। यहाँ से लॉन्ग आंसर आए ना आए आई एम नॉट श्योर, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स कुछ ना कुछ आते हैं। गिरी अप्रोच, गार्नियन अप्रोच, बहुत सारे अप्रोचेज हैं। 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशन वहां से आ सकता है, ठीक है ना। एक 2 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्या क्या कारण हो सकते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के। एम्प्लॉय डिसिप्लिन, फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, यदि किस किस फॉर्म में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मैनिफेस्ट होता है, दिखता है। ग्रीवेंस मैनेजमेंट, थोड़ा बहुत आप लोग ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में। इसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, व्हाइट कॉलर सब तो लास्ट का है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन, ये सारे हैं। मैं सोच रही हूँ कि आप लोग को इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है और किन के कौन कौन पार्टीज होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन में, क्या क्या स्कोप है इंडस्ट्रियल रिलेशन का और क्या ऑब्जेक्टिव है, टू स्टार्ट विद इससे करें। लेकिन अगर आपको ये मालूम है, ठीक है ना, तो हम लोग कुछ और भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्या करूं बताओ, इसी से स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करूं? यस मैम। हो जाएगा, नथिंग टू वरी, हम लोग मैक्सिमम कवर कर लेंगे आई एम श्योर, ठीक है ना। ओके तो एक सेकंड, ओके अब हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन से पहले एक ऑब्जेक्टिव था जिसमें बोला गया था कि द रिलेशनशिप, द डिस्प्यूट, मान लो ये डिस्प्यूट वर्ड नहीं था, कुछ और वर्ड था, पर हम मान लेते हैं द डिस्प्यूट और द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉइज ऑन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट टर्म्स इज रिगार्डेड एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और नॉट, है ना। क्या था वो, ट्रू फॉल्स हमने किया था, क्या था वो, हाँ ट्रू। ट्रू, उसको माना जाएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब भी होता है कि क्या इंडस्ट्रियल रिलेशन किसके किसके बीच में है। मैं पहले ये सब बताने से पहले आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि इंडस्ट्रियल रिलेशन किसके किसके बीच में होता है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयज के बीच में, ठीक है। इतना समझ में आया। और था ना, एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट। एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट, मैंने अभी जानबूझकर नहीं बोला था उसको कि एटलीस्ट ये 3 चीज याद रखे, मैं उसको बाद में बताने वाली थी। तो अभी 3 मैंने बताया कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में और एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बीच में, ठीक है। गवर्नमेंट को भी एक पार्टी बनाया गया इंडस्ट्रियलिज्म का, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर में गवर्नमेंट इज आल्सो एन एम्प्लॉयर, है ना, है ना, इसीलिए उसको भी ये पार्टी बनाया गया है। तो ऑल टुगेदर द इंडस्ट्रियल रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड स्टेट, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयज एंड देन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज, ठीक है ना। ये सारे के बीच में जो रिलेशनशिप है वो मैनिफेस्ट करता है कि कैसा रिलेशनशिप है इस इंडस्ट्री में, ठीक है ना। अब हम डिफाइन करते हैं इसको अलग अलग तरीके से। इंडस्ट्रियल रिलेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द इंडिविजुअल वर्कर, किसी एक वर्कर के साथ उनका रिलेशन कैसा है एम्प्लॉयर का, या फिर विद अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स विद इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में बाकी के ग्रुप ऑफ वर्कर्स के साथ कैसा संबंध है, इसको भी हम इंडस्ट्रियल रिलेशन से डिनोट करेंगे। जेटी डनलॉप ने इसको डिफाइन किया है, कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग मैनेजर्स, वर्कर्स एंड एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के बॉडीज, है ना। यहाँ पर इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट इज आल्सो ऑन सम फ्रंट, गवर्नमेंट्स आर आल्सो एम्प्लॉयर, कहीं कहीं पे रेगुलेटिंग बॉडी, है ना, ये रेगुलेट करते हैं जो भी रिलेशनशिप को कैसे हम नॉर्मल बना सके, तो देयर इनका ड्यूटी हो जाता है कि दे एक्ट एज ए रेगुलेटिंग बॉडी। तो वर्कर, एम्प्लॉयर्स एंड गवर्नमेंट, इन तीनों के बीच में ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। आईएलओ क्या हुआ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है इंडस्ट्रियल रिलेशन को। इंडस्ट्रियल रिलेशन डील विद ईदर द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द एम्प्लॉयर्स, स्टेट यानी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंड द एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स के बीच का रिलेशन, या फिर
द रिलेशन बिटवीन द ऑक्यूपेशनल ऑर्गेनाइजेशन देमसेल्फ, यानी कि टू एम्प्लॉयर्स ऑफ द सेम इंडस्ट्री, है ना। जैसे कि मोची एंड मेट्रो, है ना, सेम इंडस्ट्री के दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। इनके बीच का आपस का रिलेशनशिप भी इंडस्ट्रियल रिलेशन को शो करेगा, है ना। मारुति एंड फोर्ड, सेम इंडस्ट्री बट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एंड व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन देम, ये भी इंडस्ट्रियल रिलेशन को डिनोट करता है, ठीक है। Again, it's another definition. Industrial relation is a process of management dealing with one or more unions. अब यहाँ पे unions भी आता है, with a view to negotiate and subsequently administer collective bargaining agreement और labor contract. थोड़ा सा narrow scope है यहाँ पर। Industrial relation क्या है? Process of management, एक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहां पर आप एक या एक से अधिक यूनियन के साथ मैनेजमेंट कैसे डील करता है, कैसे निगोशिएट करता है, और फिर सब्सिक्वेंटली मतलब एज ए रिजल्ट कैसे एडमिनिस्टर करता है कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट को या फिर लेबर कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। आपको इसमें से जो इजी लगता है या जो इजी लगता है उसको आप ले सकते हैं, और स्टार्ट करने में इंट्रोडक्टरी आंसर के रूप में उसको वहां से शुरू करिए। स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है? स्कोप क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन का? कुछ एक पॉइंट है, मैं ये सारे पॉइंट आपको बता देती हूँ कि क्या क्या है, लेकिन अगर कहीं भूल जाओ या बहुत अच्छे से ना याद रहे तो एचआर के जितने भी तुमने पढ़े ना, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है ना, मोटिवेशन, जितना भी ओबी, एचआरएम, पीपीएम सब मिला के जितना भी पढ़ा है ना, सबको पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं। बिकॉज इंडस्ट्रियल रिलेशन इज मोस्टली फॉर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय यूनियन, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ और उनके स्ट्रेंथ को प्रोटेक्ट करने के पर्पज से ही बनाया गया है। तो आप जितना भी ओबी, पीपीएम, एचआरएम में पढ़ते हो सब कहीं ना कहीं एम्प्लॉय ओरिएंटेड थियरीज या उनके बारे में ही बात करता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, हर चीज के बारे में आप बता सकते हो। वेलफेयर एमिनिटीज, वेलफेयर फैसिलिटीज, एवरीथिंग कैन बी डिस्कस्ड अंडर द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, है ना। इसका क्या मतलब हो गया? स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन में आईआर के स्कोप में क्या क्या फॉल करता है, ठीक है ना, वो किन किन चीजों से रिलेटेड नॉर्म्स को बना सकती है। ऑब्वियसली वेलफेयर से रिलेटेड बना सकती है, पेमेंट से रिलेटेड बना सकती है, हेल्थ एंड वेलफेयर से, हेल्थ से बना सकती है ना, एम्प्लॉय के हेल्थ से रिलेटेड बना सकती है, एम्प्लॉय के लेबर रिलेशन से रिलेटेड, पेमेंट टाइमली हो उससे, उनको कहाँ कहाँ ट्रेनिंग की जरूरत है, कैसे कैसे अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, जो भी उनका कंडक्ट है या फिर उनका हेल्थ है या फिर ट्रेड से रिलेटेड नॉलेज देने की जरूरत है, उन सब ट्रेनिंग से रिलेटेड हो सकता है। हर चीज पर ये आप बोल सकते हो। तो आपको 8-10 पॉइंट तो आप बिना पढ़े भी लिख सकते हैं स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन में, है ना, ठीक है। ओके, अब थोड़ा ये देख लेते हैं, वो तो तब के लिए जब कुछ नहीं आता है, ठीक है। अभी थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, यानी कि इसके स्कोप में सबसे पहले कि हाउ विल यू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ आईआर, क्या क्या पॉलिसीज होना चाहिए और उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इंडस्ट्री में, राइट। लेबर रिलेशन को कैसे आप एडमिनिस्टर करेंगे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट ऑफ लेबर्स, एक सिमिलर पॉलिसीज होने चाहिए लेबर के रिक्रूटमेंट के लिए, सिलेक्शन के लिए और उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है ना, उनके प्लेसमेंट से रिलेटेड। फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स रिलेटिंग टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी हाउ विल यू कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, कैसे आप उसको कंट्रोल करोगे, क्योंकि कई बार लेबर्स काफी आक्रामक हो जाते हैं, जब वो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड होते हैं तो दे बिकम वेरी अटैकिंग मोड में आ जाते हैं। तो इसको हम कैसे रेगुलेट करेंगे, किस तरीके से रूल्स को और लॉ को इंप्लीमेंट करेंगे और मेक श्योर कि इट विल बी फॉलोड बाय द एम्प्लॉइज, ठीक है। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, मैंने बताया कि एम्प्लॉय के ट्रेनिंग एंड एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है वो भी इसके अंदर आता है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी इसके अंदर आएगा। हेल्थ सर्विसेज, यानी जो हमने ईएसआई पढ़ा था या फिर मेडिक्लेम्स के बारे में बताया था, जो
पीएफ पेंशन फंड्स होते हैं उनके रेगुलरिटी के बारे में आप बात कर सकते हैं, इसके अंदर ग्रेचुइटी अमाउंट के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि यही जो भी आपका ज्वाइनिंग है, रिकॉर्ड कीपिंग, एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में बात कर सकते हैं कि जो उनके डॉक्यूमेंटेशन है उसको मेंटेन करके, कंपाइलिंग ऑफ एम्प्लॉयज रिकॉर्ड, ठीक है, सर्वे ऑफ एम्प्लॉय एटीट्यूड कि कैसा है, कितना नेगेटिव माइंडेडनेस है या फिर कितने पॉजिटिवली ले रहे हैं वो अपने मैनेजमेंट को, ये सब चीज को इसके अंदर, क्योंकि ये सब चीज कहीं ना कहीं helps you to find out the grievances among employees, and then if you are a good employee we will try to sort out those grievances before it explode within the organization or industry, है ना, उसके एक्सप्लोजन से पहले ही आप उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये लेबर लेजिस्लेशन के इम्प्लीमेंटेशन की बात करेगा, एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस के रिड्रेसल की बात करेगा, एंड देन जो मैंने कहा पेंशन एंड पीएफ एंड व्हाटएवर जो सेपरेशन के टाइम में हमको देना है, ग्रेचुइटी अमाउंट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बातें, यानी रिक्रूटमेंट से शुरू करो, रिटायरमेंट पे आओ, उसके बीच में जो जो आपको याद आता है, एवरीथिंग फॉल्स अंडर द स्कोप ऑफ IR, जिसमें आपको याद रखना है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू मेंटेन इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर रिलेशनशिप्स, उनको कैसे कैसे हम एजुकेट कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, कैसे हम उनको डिसिप्लिन रख सकते हैं, ठीक है ना, और कैसे हम ग्रीवेंसेस को टाइमली फाइंड आउट कर सकते हैं और एड्रेस कर सकते हैं। दीज आर द पॉइंट्स। इसको इलैबोरेट करने की जरूरत है? नो मैम। नो मैम। ठीक है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स, वो तो स्कोप में आया, ऑब्जेक्टिव्स मतलब पर्पस। पर्पस क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन का? सबसे पहला, टू इनहांस द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द वर्कर, यानी वर्कर के इकोनॉमिक स्टेटस को, उनके फिनेंशियल स्टेटस को बढ़ाना, इंप्रूव करना, ठीक है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को एज पर द जो भी है हमारा सोसाइटी उसमें थोड़ा सा इंप्रूव करके लाना। सेकेंड, टू रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ बाय मिनिमाइजिंग इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू स्टेट कंट्रोल, यानी कि अगर बार बार स्ट्राइक हो रहा है या लॉकआउट्स हो रहे हैं या कुछ घेराव हो रहा है, पेन डाउन हो रहा है, किसी भी तरीके का ग्रीवेंस है, देन that can be seen in the attitude and activities of the employees, और अगर ऐसा है तो आप इस कंफ्लिक्ट को मिनिमाइज करके प्रोडक्शन को कैसे, कभी बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, कभी रुक गया, 4 दिन तक कोई एम्प्लॉय काम करने आया ही नहीं, तो इससे क्या होता है ना, रेगुलेट नहीं रहता है प्रोडक्शन, है ना, डिसकंटिन्यू हो जाता है, कभी रुक रुक कर होगा, तो ऐसे में आप पूरे डिमांड जो भी आपके प्रोडक्ट का है वो आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे, एंड देन योर कॉम्पिटिटर टेक द एडवांटेज ऑफ दिस, राइट। तो आप इस चीज को कंट्रोल करने के लिए कि जैसे हमारा डेली प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी हमारा मशीनरी और हमारा लेआउट है, उसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें बाय मिनिमाइजिंग लेजिटिमेटिंग इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, है ना, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स को हम रोक करके या मिनिमाइज करके कैसे फोकस कर पाए प्रोडक्शन को, ये इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है। टू सोशलाइज इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को सोशलाइज, जैसे एक सोशल फॉरम है ना, जैसे जहां हम लोग रहते हैं, ठीक है, वी एग्जिस्ट लाइक इन अ सोसाइटी, उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन आल्सो एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी, और इसके सारे शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट भी एक स्टेक होल्डर है, इसीलिए गवर्नमेंट को भी एक पार्टी बनाया है, गवर्नमेंट को भी एज एन एम्प्लॉय ट्रीट किया है, और कैसे इंडस्ट्री को सोशलाइज करने की कोशिश की है ताकि ये हर एक स्टेक होल्डर के थ्रू रेगुलेट हो, किसी के हाथ में निरंकुशता नहीं आए, है ना, ना एम्प्लॉय के हाथ में ना एम्प्लॉयर के हाथ में। समझ में आया? यस मैम। Okay. To provide an opportunity to the workers to participate in management, ठीक है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन की बात करें कि हम कैसे वर्कर्स को मैनेजमेंट में और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन का मौका देंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इसके थ्रू सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता है, और कुछ भी नहीं भी आप करते हैं, इट आल्सो एनहांसेस द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज। टू इम्प्रूव वर्कर्स स्ट्रेंथ with a view to solve their problems through mutual negotiation, यानी सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो पर्पस होता है, ये सब तो मैंने कहा है कि लेबर के बेनिफिट के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है, इसलिए भी किया जाता है कि अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है, यू कैन सॉल्व दोज कंफ्लिक्ट थ्रू निगोशिएशन। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो उसको आप थ्रू निगोशिएशन कर सकते हैं क्लोज, राइट? ओके,
अब आते हैं हम लोग, तो कैसे थर्ड पार्टी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़े, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़े, कोई जुडिशरी एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़े, हम इसको कैसे आपस में म्यूचुअल टॉक से या निगोशिएशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको, राइट। To encourage and develop trade unions in order to improve worker collective strength। ठीक है, एक पर्पस ये भी है कि ट्रेड यूनियंस को हम कैसे बढ़ावा दें, कैसे हम उनको स्ट्रांग बनाए, ताकि अगर स्ट्रांग ट्रेड यूनियन होगा तो वो अगर एम्प्लॉयज के प्रॉब्लम्स को मैनेजमेंट के फोरम पे रखेगी तो उसको ज्यादा ध्यान से सुना जाएगा। लेकिन अगर एक एक एम्प्लॉय करके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने जाएंगे तो हो सकता है कि उनकी बातों पे उतना ध्यान ना दिया जाए, राइट। इसीलिए एक ट्रेड यूनियन में दिस इज द एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉईज, ठीक है ना, वर्कर्स एसोसिएशन, जिसके थ्रू वो स्ट्रांगली अपने पॉइंट को रखते हैं मैनेजमेंट के सामने। तो अवॉइड इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट एंड देयर कंसिक्वेंसेस, मैंने बताया है कि जितना कम से कम कॉन्फ्लिक्ट हो सके वो इसका पर्पस है, और उसके क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयर एंड टू सम एक्सटेंट एम्प्लॉइज को भी, है ना। टू मेंटेन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, यानी इंडस्ट्री में डेमोक्रेसी कैसे मेंटेन करें। डेमोक्रेसी कब बोला जाता है, व्हेन ईच पार्टी हैव द इक्वल राइट्स, है ना, उसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं ना। तो कैसे हम इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज को इक्वल राइट्स और इक्वल ड्यूटीज का एहसास करा सके, ठीक है ना, ये भी पर्पस है इंडस्ट्रियल रिलेशन का। यहाँ तक हो गया, कोई डाउट है? नो मैम। No, ma'am. पार्टीज टू आईआर, यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में कौन कौन से पार्टीज है। तीन तो आप लोग जानते हैं, बताइए, फिर मैं तीन बता देती हूँ। एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट, ठीक है। अब एम्प्लॉयज के सामने हमेशा याद रखो, एम्प्लॉयज है तो एक पार्टी होगा ट्रेड यूनियन, क्योंकि एम्प्लॉयज का एसोसिएशन है वो। एम्प्लॉयर से तो दूसरा पार्टी होगा एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन, जहां पे एम्प्लॉयर्स स्ट्रांगली अपने इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। एंड देन तीसरा आपने कहा गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की जगह पे स्टैट्यूटरी बॉडीज, है ना, ट्रिब्यूनल्स, लेबर ट्रिब्यूनल्स, जहां पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, वहां पर फाइनल जो उनका कलेक्टिव होता है वो लेबर ट्रिब्यूनल्स के अंदर। तो देयर आर 6 पार्टीज। अभी मैं भी डायग्राम आपको दिखाती हूँ, ये देखो, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर्स एंड गवर्नमेंट, और इन्हीं तीनों का स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है एम्प्लॉइज, ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर एसोसिएशन एंड गवर्नमेंट का कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स, है ना। आसानी से आपको ये, एंड these 6 are the parties to industrial relation, इंडिविजुअली ऐसे, कलेक्टिवली ऐसे, करेक्ट। चलो अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। इतना ही याद रखना, लिखने के लिए आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज क्या है, मेन रिसोर्सेज है, ठीक है ना। आउटपुट जनरेट करने का जो मेन रिसोर्सेज है, जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, वो एम्प्लॉयज के साइड से, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज जिसको परचेज कर सकती है एम्प्लॉयर्स, ले सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते if their employees are not skillful, if their employees are not satisfied, or if their employees are not happy, है ना। तो इसके लिए एक पार्टी एम्प्लॉइज है, जिसके लिए क्या है मेन पर्पस, क्या उसका, साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन आप कैसे मेंटेन करेंगे इंडस्ट्री के अंदर, शेयरिंग देयर व्यूज, सजेशंस एंड आइडियाज विद द मैनेजमेंट टू इंप्रूव द बिजनेस ऑपरेशंस, यानी कि बिजनेस ऑपरेशंस को इंप्रूव करने के लिए एम्प्लॉइज को आप इतना इनकरेज करिए सो दैट दे आर रेडी टू शेयर देयर व्यूज एंड गिव देयर सजेशंस कि और क्या क्या हो सकता है, जिसमें हमने एम्प्लॉय सजेशन स्कीम वगैरह एचआरएम में देखा हुआ है। बिकमिंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग, उनको ऑर्गेनाइजेशन के छोटे छोटे डिसीजंस लेने का मौका दीजिए, ठीक है ना। इनेबल देम टू टेक डिसीजंस, ठीक है, बहुत बड़े डिसीजन नहीं, लेकिन जो छोटे छोटे डिसीजन, मर्जर एंड एक्विजिशन जैसा डिसीजन मत लेने दीजिए, वो ठीक है मैनेजमेंट खुद डिसाइड करेगी, पर बहुत सारे छोटे मोटे डिसीजंस होते हैं, लेट देम टेक, so that the sense of responsibility will enhance among the employees and the better working, and it will ensure the better working condition है। Now, speaking out their problems and grievances and seeking for their redressal, encourage them to speak about their problems, what problems they are going through, क्या उनको समस्या काम करने में कहाँ से उनको cooperation नहीं मिल रहा है, और उसके बारे में वो बात कर सके, and then try to resolve or redress those problems, issues या grievances
एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, इसीलिए ये सारा कुछ किया गया, इसीलिए एम्प्लॉयज को एक पार्टी बनाया गया है और एम्प्लॉयज को IR के अंदर ये सब कुछ करने के लिए इनकरेज किया जाता है। दूसरा है एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स क्या है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर creating favorable or unfavorable condition inside the organization। तो employers का मेन रोल होता है कि कैसे आप डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन, कैसे आप अपने एम्प्लॉयज को पावरफुल एम्प्लॉयज बना सकते हैं, सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज बना सकते हैं। एंड देन स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, ठीक है, जितने भी मर्जर एक्विजिशन सेट डाउन्स के डिसीजन लेना है वो एम्प्लॉय लेगी। एंड देन दे विल अडॉप्ट द टेक्नोलॉजिकल चेंज। अभी ऑनलाइन ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में आए तो वट एवर टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड टू रन एजुकेशन स्कूल या फिर कॉलेज, उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी उसको कैसे हम अक्वायर करेंगे, उस टेक्नोलॉजी में कैसे हम अपने आप को ढालेंगे, एडेप्ट करेंगे, राइट। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर्स का, जिसका बहुत अधिक असर पड़ता है एम्प्लॉयज पर। दे एम्प्लॉयज आर डायरेक्टली associated with the employer's decision regarding the technology, regarding the philosophy, regarding the vision of the employers, है ना। अब गवर्नमेंट में आते हैं। गवर्नमेंट पहले IR का बॉडी नहीं हुआ करता था, ये इंडिपेंडेंट था एंड इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड एम्प्लॉयज आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो पहले कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में ही होता था और इनके बीच में ही सॉर्टेड। लेकिन 19th सेंचुरी के बाद जब बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, बहुत सारे देश में क्रांति हुई, लेबर क्रांति, रूस की क्रांति, जर्मनी में क्रांति, फ्रांस की क्रांति, तो क्या हुआ, somehow government has to intervene to regulate the industrial relationship, राइट। और इसको रेगुलेट करने के लिए उन्होंने लेबर कोड्स और ट्रिब्यूनल को गठित किया। इसके अलावा बहुत कुछ है जिसको बनाया गया, लाइक हम बोल सकते हैं कि जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, स्टैंडिंग ऑर्डर, कंसिलिएशन ऑफिसर, ये सब ये बनाया गया। बाद में ट्रिब्यूनल्स वगैरह आए। ये क्यों? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर तब भी नहीं होता तो कैसे एक एक सीढ़ी आपको दिया गया है कि कहाँ तक आप जा सकते हो और कहाँ से आप जस्टिस मांग सकते हैं। ठीक है ना। मेजर पर्पस है गवर्नमेंट के इंटरवेंशन का कि आप दोनों ही पार्टी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करिए, नॉट जस्ट एम्प्लॉयज बट ऑल्सो एम्प्लॉयर्स। ठीक है ना, एम्प्लॉयर्स के भी का जो पॉइंट ऑफ व्यू, उनका जो इंटरेस्ट है उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम गवर्नमेंट का है। ये इंश्योर करना कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों जो लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको फॉलो कर रहा है। ओनली एम्प्लॉयज या ओनली एम्प्लॉयर्स नहीं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस एम्प्लॉयमेंट का है, स्पेशली द लीगल टर्म्स एंड कंडीशन जो अग्रीड अपॉन है उसको कैसे दोनों पालन करें। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ ऑन रिकॉर्ड ये बात नहीं बोला जा सकता। तो कैसे दोनों ही पार्टीज अपने अपने लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करें, उसके लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी हुआ। नाउ एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन, जैसे मैंने बोला था कि हर एक के लिए अलग अलग है। एम्प्लॉयर्स बोल रहे हैं तो एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन मतलब एम्प्लॉयर्स का संगठन। जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम देखते हैं जितने भी वहां के दुकानदार या जितने भी कॉमर्शियल लोग होते हैं उनका अपना एक एसोसिएशन होता है। वो उस हिसाब से अपने कब दुकान बंद करेंगे, कब खोलेंगे, अपना एक उनके पास अपना एक रूल रेगुलेशन होता है जिससे वो अपने दुकान को रेगुलेट करते हैं और अपने लिए कुछ नॉर्म्स बनाते हैं जिसको वो खुद भी फॉलो करते हैं। इसी तरह एम्प्लॉयर्स का एक ऑथोरिटेटिव बॉडी होता है जो कभी कभी अपने दूसरे एम्प्लॉयर्स को, उसी इंडस्ट्री के दूसरे एम्प्लॉयर्स को हेल्प करता है, गाइड करता है कि कैसे आप अपने यहाँ के इंडस्ट्रियल रिलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को कंट्रोल कर सकते हैं या कौन से मैकेनिज्म से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत सारा चीजों को जो नेशनल इशू की यानी नेशनल इंपॉर्टेंस की जो चीजें हैं उसको कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू कैसे हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज के साथ है या गवर्नमेंट के साथ है कोई मेजर इश्यूज झगड़ा तो उसको आप कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके लिए एम्प्लॉयर एसोसिएशन हेल्प करता है अपने दूसरे मेंबर्स को। यहाँ पर एम्प्लॉयर्स क्या हो गए, बाकी जो इंडस्ट्रीज है वो उस एसोसिएशन का मेंबर होगा, है ना। एंड देन उनको गाइडलाइन देने के लिए बाकी इंडस्ट्री के जो हेड होंगे वो उनको गाइड करते हैं। ट्रेड यूनियन मालूम है आपको,
वर्कर्स का एसोसिएशन जो वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे कलेक्टिवली डिमांड किया जाता है। निगोशिएशन के लिए जाया जाता है, तो निगोशिएशन आप कर सकते हैं मैनेजमेंट से कलेक्टिवली। हर एक एम्प्लॉय तो नहीं जाएगा, तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव्स होता है ट्रेड यूनियन में, दे गो एंड दे रिप्रेजेंट द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स और लेबर्स थ्रू ट्रेड यूनियन, राइट। अपग्रेडिंग द स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन में, सोसाइटी में भी उनके स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेड यूनियन हमेशा कार्यरत रहता है। डिमांडिंग बेटर वर्किंग कंडीशन एंड हायर जॉब सिक्योरिटी यानी कहीं भी कभी भी आपको निकाल ना दिया जाए वो, और वर्किंग कंडीशन कैसे हाइजीनिक रहे, कैसे बेहतर हो, इन दोनों इनके रिगार्डिंग भी वो डिमांड रखते हैं। एंड सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बाय डिमांडिंग हायर लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रोल यानी पार्टिसिपेशन, ठीक है ना। एवरी लेवल पे कैसे एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके ताकि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। इन सब चीजों में कार्य करती है ट्रेड यूनियन, जिसके जो भी मेंबर्स होते हैं या लीडर्स होते हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द वर्कर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड फाइनली कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स क्यों? क्योंकि हमने देखा था बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेटलमेंट मशीनरी में बहुत कुछ है, कोड ऑफ कंडक्ट है, जेएमसी है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का अप्रोच है, लेकिन अगर सब कुछ फेल कर जाता है, राइट, तो फिर आप कैसे जाएंगे? तो आपके पास कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स का एक प्रोविजन है जो ये चेक करने के लिए पहले बनाया गया है कि कौन क्या क्या जुडिशियल फ्लॉज है, यानी नियम कानून में क्या गलतियां हैं, ठीक है ना, कैसे उसको रेक्टिफाई, कानून को कैसे, अगर फ्लॉ है कुछ तो कैसे उसको फ्लॉलेस किया जा सके। कंफ्लिक्टिंग जजमेंट, अगर आपको कंफ्लिक्टिंग जजमेंट मिला है, सही जजमेंट आपको नहीं लगता है, तर्क संगत या न्याय संगत नहीं है जजमेंट, तो आप उसको वापस से जा सकते हैं, वापस से आप हियरिंग के लिए जा सकते हैं। अगर पेनाल्टी है जो डिसप्रपोर्शनेट है, बहुत बड़ा डिसिप्लिनरी इशू था लेकिन बहुत छोटा सा पेनाल्टी दिया गया, या फिर बहुत छोटा सा इशू था लेकिन पेनलाइज बहुत हेवी अमाउंट या बहुत बड़े तरीके से उसको सजा सुनाई गई, तो इसके लिए भी रीइवैल्यूएशन के लिए कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल से जहां पे आप जा सकते हैं इन सारी चीजों पे। कंफ्यूजिंग टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर कुछ शर्त है या टर्म्स एंड कंडीशंस एम्प्लॉयर की है जो कंफ्यूजिंग है, जो नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके विवेचना के लिए, एनालिसिस के लिए आप कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स में जा सकते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, एक सेकंड। एसेंशियल कंडीशंस फॉर साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, साउंड इंडस्ट्रियल बेहतर इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए? क्या क्या है प्री रिक्विजिट्स? एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वेल ऑर्गेनाइज्ड डेमोक्रेटिक एम्प्लॉयज यूनियन, यानी अच्छा ट्रेड यूनियन, स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन जो डिमांड करे इक्वल राइट्स की, एम्प्लॉयज के अच्छे राइट्स की, ठीक है ना। तो ये इसका एग्जिस्टेंस होना बहुत जरूरी है इफ यू वांटेड टू एस्टैब्लिश बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन विदिन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ साउंड एंड ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयर यूनियंस, अभी हम एम्प्लॉयज यूनियन की बात करें, इसके साथ साथ एम्प्लॉयर का भी जो एसोसिएशन है उसको भी कैसे साउंड होना चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो एसोसिएशन है, दैट विल हेल्प इन प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसीज। जितने भी उस इंडस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशन है सब में एक जैसे रूल हो, पर्सनल पॉलिसीज यानी एचआर रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज वो एक जैसा हो, सो दैट ऐसा नहीं हो कि हमारे कंपटीटर क्या बेहतर है तो वहां लोग स्विच करके चले जाए, ठीक है ना। बेहतर और यूनिफॉर्म प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल पॉलिसीज के लिए इनका भी होना स्ट्रॉन्ग बहुत जरूरी है। एम्प्लॉयर एसोसिएशन के बारे में भी हमने बात किया। स्पिरिट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी मैंने कहा कि जो आत्मा है कलेक्टिव बार्गेनिंग का वो ये है कि आप कैसे कंजेनियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहां पे मिनिमम मतलब कहाँ आप मिनिमाइज कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को और कहाँ आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं बेहतर रिलेशनशिप को, सो दैट कि आपके प्रोडक्टिविटी पे पॉजिटिव असर करे, ठीक है। तो जो मेन पर्पस है आईआर का वो है कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को नेगोशिएशन के थ्रू सॉल्व किया जाए, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन ना के बराबर, ठीक है ना। Yes, ma'am. एंड देन फाइनल मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पीस,
मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पीस का क्या मतलब है कि कैसे इंडस्ट्री में पीस आप बना सकते हैं। हमने बोला कि वेलफेयर ऑफिसर्स है, ज्वाइंट कंसल्टेंसी है, जेएमसीज है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स है, कोड ऑफ कंडक्ट है, वर्क्स कमिटी है, दीज आर वर्किंग ऑन इंडस्ट्रियल लेवल। लेकिन अगर इन सब चीजों से नहीं होती तो आप बाद में वॉलंटरी आर्बिट्रेशन एंड वॉलंटरी एडजुडिकेशन में जाते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। गवर्नमेंट शुड बी प्रोवाइडेड रिक्विजिट अथॉरिटी, यानी गवर्नमेंट के साइड से वेलफेयर ऑफिसर, लेबर लॉ के लेबर इंस्पेक्टर, ये सारे अथॉरिटी समय समय पे ऑडिट करने के लिए, चेक करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करते हैं to check that whether all the laws and the rules are followed or not. ठीक है ना? Bipartite and tripartite committee in order to evolve personal policies. जो हमने बताया था आपको कोड ऑफ कंडक्ट है ना, या स्टैंडिंग ऑर्डर, वो क्या था? नियम है ना, जो नियम हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट होता है। ये नियम सिर्फ एम्प्लॉयर नहीं बनाता है, सिर्फ एम्प्लॉइज नहीं बनाते हैं, टुगेदर दोनों साथ बैठ करके डिस्कस करके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म करते हैं और तब वो जाता है कोड ऑफ कंडक्ट में, कोड ऑफ कंडक्ट के ऑफिसर के पास, और वो वहां पे बताती है कि सही है कि नहीं है। ठीक है ना? तो बाईपार्टाइट जहाँ पे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज का इन्वॉल्वमेंट है, एंड ट्राईपार्टाइट जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज के साथ साथ गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है। समझ में आया? वहां पे जो भी आप पर्सनल पॉलिसीज बनाएंगे वही इम्प्लीमेंट होगा, यानी एक तरफा रूल्स नहीं होता है। एंड प्रोविजन फॉर द वेरियस कमिटीज टू इम्प्लीमेंट एंड इवैल्यूएट कलेक्टिव बार्गेनिंग, बहुत सारे कमिटीज है जो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे किस किस लेवल पे झगड़े का निपटारा होता है, कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाया जाता है। इन सारे वेरियस लेवल, यानी इंडस्ट्री के लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, डिपार्टमेंट हेड से शुरू होकर के लेबर ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल तक आप जा सकते हैं उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है? Yes. अब ये एक और पॉइंट है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। बहुत छोटा पॉइंट है, चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, इन सिग्निफिकेंस यानी महत्व क्या है आईआर का? इंडस्ट्रियल पीस, ठीक है ना? इंडस्ट्रियल पीस को आप कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं? झगड़ा नहीं हो, कलह नहीं हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज आपस में म्यूचुअली कॉर्डियल रिलेशनशिप बना के रहे। इंडस्ट्रियल पीस को एक इसका इंपॉर्टेंस है। दूसरा, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी यानी इक्वल राइट्स, ठीक है ना? डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन एम्प्लॉइज का, ये सारा इसका दूसरा इंपॉर्टेंस है। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, झगड़ा नहीं होगा तो मीटिंग्स नहीं होंगे, स्ट्राइक्स नहीं होंगे, घेराव नहीं होंगे, पेन डाउन नहीं होगा, टूल डाउन नहीं होगा, तो क्या होगा? काम होगा। और जब हैप्पी एम्प्लॉइज काम करते हैं तो वो उनके प्रोडक्टिविटी में नजर आता है। सो इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। एंड द लास्ट विच बेनिफिट्स टू वर्कर्स, वर्कर्स और लेबर दो, वर्कर्स के लिए भी बेनिफिशियल है, एम्प्लॉयर्स के लिए तो है कि उनका प्रोडक्शन, उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। वर्कर्स के लिए क्या है कि उनको अच्छी सैलरी मिल रही है, ठीक है ना, बिना खिचखिच के काम हो रहा है और उनको बेटर पोजीशन मिल रहा है, और काम के साथ साथ परफॉर्मेंस अप्रेजल और प्रमोशन का स्कोप रहता है। तो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक दोनों इंसेंटिव्स बेहतर मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोइंग, राइट? Yes. ये नोट्स आप लोगों के पास है ना, सबके पास? Yes, ma'am. ठीक है, तो आप कुछ चिंता की बात नहीं, पढ़ो, इसमें ऐसे कुछ समझने जैसा है नहीं। मैंने पहले भी बताया था कि